गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुभाष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। जल्दी से फटाफट सारे लोग लाइव आ जाइए, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जी हां, और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करने वाले हैं सीडीपी की। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए प्रारंभ करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। जी हां, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बुद्धि, जी हां, इंटेलिजेंस, सबसे जरूरी चीज जीवन में क्या है उसी की बात आ गई। हमारे समाज में, देश में क्या कहा जाता है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। जी हां, तो बुद्धि परीक्षण या बुद्धि परीक्षा किस प्रकार का कार्य अथवा समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति की मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। याद रखिएगा। और अगर बुद्धि क्या होती है, आपके सामर्थ्यों का समुच्चय होती है। ऑल द थिंग्स विच यू कैन परफॉर्म क्यूमुलेटिव, इट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो ये पूछ लिया है कि किसने, ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है। जी हां, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है बताइए। टर्मन का, ड्रेवर का, बिने का या रोशा का। बिने और स्पीयर ने सबसे पहले बुद्धि के बारे में बात की थी, इनका तो नाम आप जानते ही हैं। लेकिन अगर इस कथन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा, विकल्प 1, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस, है ना। क्या होगा हमारा, कोई बात नहीं, बोर्ड कहीं भाग रहा है तो क्या होगा, पहला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इंडिविजुअल टेस्ट का इजाद किया था, वैयक्तिक, व्यक्तिगत, है ना। और ये जो था इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि फ्रेंड्स था क्या कि वहां, कहां, मतलब यूएसए में बहुत फेमस था। क्या था, यूएसए में बहुत फेमस था। मेडिसन लेविस टर्मन, ये इनका पूरा नाम था। तो जी हां, याद रखिएगा, टर्मन ने दिया था ये कथन की बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य अथवा समस्या होती है जिसकी सहायता से बुद्धि परीक्षण दरअसल एक व्यक्ति की वी कैन एनालाइज द मेंटल एबिलिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। और बुद्धि परीक्षण में केवल एक चीज देखी जाती है जो आप भी समझ लीजिए। बहुत सारे और हैं, रोरशा का इंकजेट परीक्षण था, किस तरीके से हम चित्रों, कहानियों से समझते हैं। और देखा यह जाता है कि अगर मान लीजिए 5वीं क्लास का एक बच्चा है, उसका इंटेलिजेंस चेक करना है, तो औसत तौर पर जो 5वीं कक्षा के बाकी बच्चों की औसत में, वो औसत करता है, ऊपर करता है या नीचे करता है, इसी तरीके से उसकी बुद्धि का मापन किया जाता था। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। बुद्धि मापन की, जी हां, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी, है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी याद ही होगा। भाटिया बैटरी, किसकी बात करेंगे हम, भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या आता है। जी हां, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या 7 उप परीक्षण। बताइए कितने सब टाइप हैं जब आप भाटिया बैटरी को पढ़ते हैं। ज्यादातर लोग लगाएंगे ऑप्शन किसमें, ये तो गलत हो गया। तो 5 में और 4 में आपकी गाड़ी रुक रही होगी। तो बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। जी हां, भाटिया बैटरी 5 उप परीक्षण की बात यहां पर करते हैं। और याद रखिएगा, बहुत फेमस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो हमारे टेस्ट थे, कैसे कि किस तरह अल्फा टेस्ट होते थे, बीटा टेस्ट होते थे, है ना, किस तरह से ट्रेनिंग्स में लिए जाने के लिए सबसे पहले, है ना, इस पे बिने, और इस पे बिने की हम बात करते हैं कि उन्होंने कैसे बुद्धि के लिए बात की और सारे क्लासिफिकेशंस दिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण आई गया, किसका मापन करता है। जी हां, किसका मेजरमेंट करता है, बताइए, बता ही लेंगे आप किसका।
व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, पढ़ने की क्षमता का या इंटेलिजेंस का। तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे बिने, स्टैनफोर्ड बिने की बात जब करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? जी हाँ, हम बात करेंगे इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, जो आपकी सारे कैपेसिटीज का एक क्युमुलेटिव सामर्थ्यों का एक समुच्चय है कि व्हाट यू कैन डू एंड द वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू कैन डू। Both things are involved there. So let's move to the next question. चलिए, क्षमा करिएगा। अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? पिछड़े बच्चों की बात कर रहा है, मतलब बैकवर्ड जो बच्चे हैं, किसी भी रूप में पिछड़े हैं, इसकी बात किसने कही है? गार्डन ने नहीं कही है, शोनेल ने नहीं कही है, बर्टन हॉल ने भी नहीं कही है। जी हां, ये बात किसने कही है? ये बात कही है सिरिल बर्ट ने। किसने कही है? सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के बारे में चर्चा की है, बात की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? जी हां, सामाजिक प्रत्याशाओं के संबंध में अगर वाइगोत्स्की को देखें तो उन्होंने तो समाज से बच्चा सीखता ही ये बात कही है। ये यहां पे दूसरी बात है। ये बात किसने कही है? हरलॉक ने कही है। टीपी नन का सिद्धांत है, मैकडूगल का सिद्धांत है, या रॉस का सिद्धांत है? सामाजिक प्रत्याशा, याद रखिएगा, सामाजिक किसकी बात कर रहे हैं हम? सामाजिक प्रत्याशा की चर्चा हम कर रहे हैं। देखते हैं किसका किसका सही विकल्प आता है। जी हां, तो जैसा कि आप जानते हैं, ये परिभाषा करवाया हुआ मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो ये परिभाषा किसकी है? हरलॉक महोदय की है। किसकी है? हरलॉक महोदय की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? बताइए। संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 चरणों SPCF, यही थे ना? यही क्या थे हमारे? यही हमारे 1 2 3 4 क्या थे? ये इसके 4 चरण थे। जी हां, क्या थे? 4 चरण थे। 4 क्या थी? स्टेजेस थी। स्थूल संक्रिया और औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है। इसको तो आप लोग एकदम बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना? तो क्या होगा? पढ़ने की जरूरत है क्या किसी को? नहीं। ये बात कही है किसने? जीन पियाजे ने कही है। किसने कही है? जीन पियाजे ने। जीन। अच्छा, साइकोलॉजी में चाहे किसी को कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन एक चीज आवश्यक तौर पर आती है, और वो बात हमारी कौन सी है? वो कौन सी बात है फ्रेंड्स? जी हां, वो जब भी हम बात करते हैं किसका? जीन पियाजे का। जीन पियाजे की थ्योरी हम सभी कहीं ना कहीं पढ़ते जरूर हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर सब लोग करते जाइएगा, अगर कोई समस्या नहीं हो तो। ठीक है? कोई दुख दर्द, कोई परेशानी होगी नहीं, मुझे पता है। 2022 में मेरे साथ पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी संकल्प शक्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपके साथ मैं भी कर रहा हूं। जीवन में हमेशा स्टूडेंट रहना बहुत अच्छा लगता है। हम बेहतर कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, बस यही जीवन है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी दिनचर्या, और उससे भी जरूरी है कि आप ये बात समझें कि आपका आलस्य और आपकी टालने की 2 प्रवृत्तियां जीवन में कितना नुकसान करती हैं, एट विच कॉस्ट, है ना? बाकी तो भारत सोने की चिड़िया है ही, तो इसको बना के रखेंगे। तो जीन पियाजे को हमने देख लिया है, SPCF। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नितिन सर के हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, प्राचीन, मिडिवियल, मॉडर्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, राज्य व्यवस्था और इंडियन ज्योग्राफी के। निम्नलिखित में से एक शिशु, जी हां,
अब बात किसकी हो रही है? निम्नलिखित में से एक शिशु की बात हो रही है। अधिगम को क्या सहायता नहीं करता है? थोड़ा जल्दबाजी में अगर आपने एकाग्रता भंग की और आपने जल्दी से पढ़ा तो आपका गलत होने के पूरे चांसेस हैं। निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं करता है? अनुकरण तो करता है यार, इमिटेशन से तो बच्चा बहुत सीखता है, देखा ही होगा आपने। सबसे पहले मम्मी पापा जो करते हैं वही करता है। कुछ जगह आपने झाड़ू लगाते देखा होगा, कुछ जगह आपने आटा गूंथते या पापा जो शेव करते हैं वो भी करता है ना। कई बार उस समय नहीं करता लेकिन बाद में करता है। ये भी जीन पियाजे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अभिप्रेरणा ये तो बहुत जरूरी है। अगर बात करेंगे लर्निंग की, क्या कहेंगे? शिशु के अधिगम में सहायता है। अगर बात करेंगे हम लर्निंग की तो लर्निंग में तो बहुत जरूरी है भाई। ये क्या जरूरी है? इमिटेशन करना। क्या करना? इमिटेशन करना, मतलब इमिटेट करना। इस पुरस्कार अगर आप उसको चॉकलेट देते हो तो बहुत खुश होता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा खुश होता है। तो उसमें क्या नहीं आएगा? स्कूल का बस्ता लर्निंग में कोई भी सहायता नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? समावेशन की मतलब याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं इंक्लूजन की, मतलब सबके साथ की और सबके विकास की जब हम बात करते हैं तो समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होता है? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र और बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो देखिए, इस बार जो नई मैथोडोलॉजी है उसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्योंकि बच्चे को अंततोगत्वा इसी समाज में रहना है तो इसलिए कुछ भी अलगाव से अलग से नहीं करना है। बस क्या करना है? कुछ भी अलग नहीं करना है, दोनों ही छात्र साथ में रहेंगे। ये एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ लीजिए। अगर कभी भी प्रश्न आता है कहां से? समावेशन की अगर बात करते हैं, अगर बात कहीं भी होती है किसकी? इंक्लूजन की, तो क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों की बात यहां पर की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सामान्य और विशिष्ट दोनों की बात। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, है ना, वो क्या हो जाए? बट जाए। जी हां, तो क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा। जब खंड व संकुल संदर्भ की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। बताइए, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, कोई भी बात याद रखिएगा, देयर इज नो टेक्स्ट, देयर इज नो टेक्स्ट विदाउट कंटेक्स्ट। ऐसी कोई भी टेक्स्ट ही नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी बात ही नहीं है, ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जो किसी संदर्भ में ना दिया जाए। देयर इज नो टेक्स्ट विदाउट कंटेक्स्ट। तो यहां पे बात आपको देखनी है कि किस कंटेक्स्ट में यह प्रश्न पूछ रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है बच्चों। तो मतलब यहां पर क्या होगा? जब सबसे बेहतर क्या होगा? अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो मतलब ये कट गया। क्यों? क्योंकि हमारा ये तो आएगा ही, हमारा सी विकल्प होना चाहिए सब में, और इन तीनों में है लेकिन सी इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ये कट गया। ए और बी, और ए बी और सी। तो ए बी और सी, ए बी और सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी इसमें भी हो सकता है। जब खंड व संकुल संदर्भ की भागीदारी बढ़े, ये भी ठीक है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? जी हां, बताइए क्या हो जाएगा? स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। अब बताइए, थोड़ा सोचिए, इस प्रश्न में ये विकल्प आना चाहिए कि नहीं आएगा? देखता हूं कितने लोगों ने सही जवाब दिया हुआ है। 9 की एनालिसिस करेंगे तो क्या आएगा? जी हां, बी भी आएगा
और सी भी आएगा, मतलब सारे ही विकल्प हमारे सही होंगे। सामग्री भी हो, स्थानीय लोगों का सपोर्ट भी हो, है ना, तो परिपूर्णता में अधिगम होगा। चलते हैं बात, क्योंकि शैक्षिक सुधारों की हो रही है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही व्यापक विषय है और उसमें समाज के हर एलिमेंट की भागीदारी होना, पार्टिसिपेशन होना इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम है? जी हां, अधिगम का मुख्य नियम है। तो याद रखिएगा, जैसे ही चर्चा आएगी, किसकी आएगी? थॉर्नडाइक महोदय की आएगी। किसकी आएगी? थॉर्नडाइक महोदय की आएगी। हमको तुरंत याद आएगा क्या? कैट पर, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग रखा था, एक भूखी बिल्ली को बांध के रखा था और देखा था कि वो कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है, और वो था क्या? एसआर थ्योरी हम पढ़ेंगे, स्टिमुलेंट और रिस्पॉन्ड की थ्योरी हम देखते हैं। तो इन्होंने दो तरह से नियम बताए थे, एक क्या थे? हमारे प्राथमिक नियम। क्या थे? एक हमारे क्या थे? प्राथमिक नियम, और क्या थे? हमारे गौड़ नियम। क्या थे? गौड़ नियम। प्राथमिक नियमों को इन्होंने तीन कैटेगरी में बांटा था। किसमें बांटा था? तीन स्थितियों में बांटा था। तो हमारा एक क्या हो गया? प्रभाव, एक क्या हो गया? हमारा अभ्यास, ठीक है, और एक क्या हो गया? हमारा तत्परता। क्या हो गया? तत्परता, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे, और ये पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो देखिए सबसे जरूरी चीज तो जीवन में केवल एक ही है, क्या? कि आपके अंदर किसी चीज को करने की चाह हो, लगन हो, रुचिकर हो। जी हां, इसीलिए मैं बोलता हूं जीवन में तैयारी, परीक्षा, पेपर, थोड़ा सा अपने आप को देख के करिए कि आपको आनंद भी आता है कि नहीं। या आनंद ही नहीं आता है तो वो बहुत ही विषम परिस्थिति की बात कही जा रही है। तो क्या हो गया हमारा? जी हां, अधिगम का मुख्य क्या होगा? प्रभाव का नियम बिल्कुल हो गया, अभ्यास का नियम भी हो गया, नहीं पूछा है, निम्न से नहीं है, तत्परता का नियम हो गया, और यही फंडामेंटल नियम है, जब आप तत्पर रहेंगे तो अभ्यास भी करेंगे, प्रभाव भी आएगा। तो जी हां, ये नहीं आएगा। कौन सा आपका सही हो जाएगा? विकल्प डी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। कुल मिला के गौड़ नियम भी दिए हैं, साहचर्य का नियम, ठीक है, उन सभी में हम साहचर्य के नियम आदि की बात करते हैं, किसमें? गौड़ नियमों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थॉर्नडाइक की थ्योरी भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा काम किया है। अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, लगभग ऐसा कोई, बुद्धि की परिभाषा भी इन्होंने दी है, तो लगभग मनोविज्ञान के क्षेत्र में आप बहुत ही प्रतिष्ठित, वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी यू कैन से एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है? जी हां, बताइए। स्किनर की बात आ गई ना, स्किन की बात आ गई, क्रिया प्रसूत सिद्धांत की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जी हां, फिर से क्या पूछ लिया? संबंधित नहीं है, नॉट। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना और व्यवहार रूपांतरण तकनीक। बताइए, हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है किसको? बीएफ स्किनर को, ठीक है, बीएफ स्किनर को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके इनको देख भी सकते हैं। क्या होगा? त्रुटियों के माध्यम से सीखने की बात यहां पर इनके इसमें नहीं आती है। जी हां, किसकी बात नहीं आती है? त्रुटियों से सीखने की बात नहीं की जाती है। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? जी हां, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? बताइए। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि: समाजमिति, स्वप्न विश्लेषण, स्वतंत्र साहचर्य और कहानी पूर्ति परीक्षण।
व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि। सोचिए और प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। तो कई बार पूछा गया यह प्रश्न है, इसमें क्या हमारा सही विकल्प होगा? सभी का सही जाना चाहिए। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करते रहिए, है ना। और बताइए आपके हाल चाल क्या हैं, खाना पीना कैसा चल रहा है आप लोगों का, है ना। वोट में क्या चल रहा है? 2022 में जो आपने नए संकल्प लिए हैं उन पे कोई काम चल रहा है या यूं ही एक एक दिन बीतता जाता है? वो कहते हैं ना कि जो पल हैं वो बीतते नहीं हैं और महीने साल, हफ्ते महीने साल गुजरते जा रहे हैं। जी हां, तो क्या हो जाएगा हमारा? 12 का ए हो जाएगा समाज मिति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी इंडिविजुअल शहर से लेके गांव तक पहुंची ऑनलाइन कोचिंग। आप देख सकते हैं नितिन सर का हिंदी इंडिविजुअल का बैच। एक बच्चा जिसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा शैक्षिक आयु मात्र 6 वर्ष है। देखिए, अगर जो करंट एज है उससे कम, वैसे फॉर्मूला क्या था आईक्यू निकालने का? आईक्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। क्या आता है? मेंटल एज इंटू करंट एज इंटू 100। मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। 6 वर्ष का ऐसा बच्चा कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पिछड़ा बच्चा, मंद गति का अधिगम करता, पिछड़ा एवं मंद। तो सी विकल्प ही सही हो जाएगा, पिछड़ा भी होगा एवं मंद गति का अधिगम करता, दोनों ही उसको कहा जाएगा। दोनों ही विकल्प क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अधिगम निर्योग्यता। जी हां, अधिगम निर्योग्यता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसे कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं। वही बात यहां पर कह रही है, पढ़ाई से भागने की प्रवृत्ति का होना, अशांत, ऊर्जावान तथा विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार होना, अभिप्रेरणा का होना। अभिप्रेरणा का क्या होना? अभिप्रेरणा का अभाव होने की चर्चा हम यहां पर करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? अभिप्रेरणा के अभाव होने की चर्चा यहां पर करते हैं। तो निर्योग्यता की बात करेंगे तो क्या आएगा? अवधान संबंधी बाधा या विकार का होना। देखो, बीमारी और विकार में अंतर होता है ना। बीमारी बहुत बड़ी चीज है, विकार छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसे समझिए आप। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टि तीक्ष्णता के मापन की इकाई क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सी इकाई है? डेसिबल। डेसिबल में क्या सुनते हैं हम? दृष्टि नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? कितने डेसिबल है। साउंड के लिए क्या करेंगे? स्लेनेल और डॉप्सन। ओजोन परत के बारे में भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। किसकी? ओजोन परत की। हमें चौड़ाई या ऊंचाई नहीं नापनी है, कितनी मोटी परत है। तो दो में से लोग कंफ्यूज होंगे। अब देखता हूं कि सही जवाब क्या दे रहे हैं। जी हां, सही विकल्प का चयन आपको करना है, बिल्कुल सही विकल्प का चयन। तो याद रखिएगा, स्लेनेल जो होता है वो होती है किसके लिए? जी हां, वो होती है दृष्टि तीक्ष्णता की इकाई, मापन की इकाई को हम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। उक्त कथन किसका है? सामाजिक अधिगम की बात मैं कह रहा हूं। सामाजिक प्रत्याशाओं की बात जब भी होगी तो किसका नाम लिया जाएगा? हरलॉक महोदया का, टीपी नन का, मडूक का या रॉस का? चलिए, दो विकल्प आपके लिए काट देता हूं। अब आप बताइए कि सही जवाब क्या होना चाहिए। सही जवाब क्या होना चाहिए? बढ़िया से सोच के बताइए। अभी अभी हमने सामाजिक प्रत्याशाओं से संबंधित एक और बात की थी, तो जी हां, इसका सही जवाब क्या होगा? हरलॉक होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? हरलॉक होगा। मतलब ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास। जी हां, किस तरह का होता है संज्ञानात्मक विकास? तो याद रखिएगा इसमें सबसे बेहतर क्या होगा, अभियोग्यता का विकास। क्या होगा? अभियोग्यता का विकास। चेक कर लीजिए सारे लोग, सही है, यही आपने भी लगाया है। अभियोग्यता, संख्यात्मक अभियोग्यता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, एप्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। जी हां, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो हमने देखा ही हुआ है जब भी बात हम करते हैं किसकी, जीन पियाजे की, तो इसमें हमारी पहली अवस्था है सेंसरी अवस्था, दूसरी प्री ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, SPC पहले आएगा और फिर F आएगा। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और अंतिम में क्या आता है, फॉर्मल, SPCF। जी हां, तो बताइए दूसरी अवस्था क्या होगी? ज्ञानेंद्रीय अवस्था तो नहीं होगी, क्या होगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसी में क्या होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जी हां, किसकी बात करेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। जब बच्चे का धीरे धीरे इवॉल्व होना चालू हो जाता है संवेदी गामक अवस्था के बाद, जब उसके साथ अब थोड़ी थोड़ी रीजनिंग आनी उसके अंदर प्रारंभ होती है। याद रखिएगा डेट लाइन भी इसमें है 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 एंड 11 to 15। इनको भी हम दो कालों में बांट देते हैं, 2 से 4, 4 से 7। अंतः प्रज्ञ स्थितियों की बात यहां पर की जाती है ना? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्ञानेंद्रीय अवस्था तो आपको पता ही है, जब इसमें क्या होता है, T² S² और H आता है, मतलब टेस्ट एंड टच, C एंड स्मेल और अंतिम में क्या आता है, हियर। जी हां, मतलब कि सुनना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्व लेखपाल का नया बैच प्रारंभ है। 600+ आवर्स वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट, स्मार्ट PDF मटेरियल, ऑफलाइन डाउनलोड फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 19th, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? जी हां, स्कीमा, ठीक है, अनुबंधन, प्रबलन, अवलोकन। जी हां, तो याद रखिएगा जब हम जीन पियाजे को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं? जब हम पढ़ते हैं किसको? जीन पियाजे को पढ़ते हैं, तो उस पर हम क्या देखते हैं कि उसकी स्कीमा में क्या क्या आ गया है, और यहीं से हम देखते हैं एडाप्टेशन होता है और अंतिम में क्या क्या होता है, एकोमोडेशन होता है। क्या होता है? एकोमोडेशन होता है। क्लियर? एकोमोडेशन होता है जीन पियाजे। और अगर हम बात करें किसकी, जी हां, अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की चर्चा की जाती है, तो इन्होंने किसकी बात की है? हम लोग किसकी बात करते हैं कि वो कैसे क्या करता है, ग्रुप में सीखता है। जी हां, ग्रुप में सीखता है। तो प्रबलन मतलब रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात कही है। फिर अनुबंधन, तो एसआर के बीच क्या होता है, एसआर बॉन्ड में ये चीजें हम पढ़ते हैं। यहां पे मतलब स्कीमा की बात जो की जाती है, तो वो कौन करता है स्कीमा की बात? कब करते हैं हम स्कीमा की बात? जी हां, स्कीमा की बात कही जाती है जीन पियाजे के सिद्धांत में हम बात करते हैं स्कीमा की। ठीक है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे उस सिद्धांतों की, तो वहां फिर हम और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे आपने सुना होगा अलग अलग सिद्धांतों में पुनर्बलन हो गया, पाड हो गया, ढांचा हो गया, ये सारी चीजें। तो जीन पियाजे के सेंस में किसकी बात करेंगे? जी हां, किसकी बात करेंगे? इस स्कीमा की चर्चा करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा
पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। मतलब पूर्व क्रियात्मक, मतलब कि SPCF। तो मतलब हम बात कर रहे हैं प्री ऑपरेशनल एज की। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्री ऑपरेशनल एज की। विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। जी हां, किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बताइए। तो याद रखिएगा, क्या विशेषता है जब शिशु छोटा होता है? वो विचारों की, थॉट्स की रिवर्सिबिलिटी उसको नहीं पता होती। समझ रहे हैं ना? रिवर्स नहीं कर पाता है वो किसी भी तर्क को, किसी भी चीज को। तो वो हम कहां देखेंगे? प्री ऑपरेशनल में हमने देखा है डिटेल में कि विचारों की अनुत्क्रमणीयता, मतलब डिसेबिलिटी नहीं, मतलब रिवर्सिबिलिटी, नॉट पॉसिबल। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? संभव नहीं होती है। जी हां, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बताइए, किस अवधि में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक या संवेदी चालक अवस्था? क्या कह रहे हैं? परिकल्पित निगमनात्मक, मतलब उसके अंदर क्या आ गई? डिडक्टिव रीजनिंग की बात कही जा रही है। किसकी बात कह रहे हैं हम? डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब कि डिडक्शन की बात करेंगे, मतलब जनरल से स्पेसिफिक। याद करवाया था ना, डिडक्टिव मतलब निगमन। और निगम जी को क्या बहुत आता था? जी हां, निगम जी को क्या बहुत आता था? निगम जी को जीएस बहुत अच्छा आता था। तो इससे आप याद रखें किसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये कहां पे होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जब वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में, जी हां, अमूर्त चीजों के बारे में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात यहां पर हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मतलब समाज, आसपास, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा और बीएफ स्किनर। जी हां, किसकी चर्चा यहां पर की गई है? किसके बारे में ये चीजें बताई गई हैं? बताइए। तो ये जब हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? अगर संस्कृति की बात इनमें से की जाएगी तो हम किसकी बात करेंगे? लेव वाइगोत्स्की की बात करेंगे। ग्रुप की बात करेंगे। जी हां, समाज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समाज की बात करेंगे। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने देखा ही है अभी। और अगर हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा की, तो कैसे हम बारबी डॉल वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा कि किस तरीके से हम अनुकरण के द्वारा जो समाज में घटनाएं घट रही होती हैं उसके द्वारा हम अधिगम करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? जी हां, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताइए। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतःप्रज्ञकाल, क्रियात्मक अवस्था या कि संकेतात्मक अवस्था? किसकी चर्चा की गई है? ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग में किसकी चर्चा नहीं की गई है? दोनों ही विकल्प अगर आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसकी बात की गई है। जी हां, तो अंतःप्रज्ञ जो अवस्था है मित्रों, वो बात कहां पे है? जीन पियाजे में है। किसमें है? जीन पियाजे में है ये बात। प्रतिबिंब, क्रियात्मक और संकेतात्मक, ये तीनों हैं किस पर? लेकिन प्रश्न पूछा गया है किसका? नॉट का प्रश्न पूछा गया है। किसका प्रश्न पूछा गया है? नॉट का प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम में
किसने प्रभाव का नियम दिया है? तो याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे प्रभाव की, अगर हम बात करेंगे अभ्यास की, जिसके अंतर्गत क्या आता है? अभ्यास। अभ्यास में लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज, है ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी पढ़ाना, और एक क्या होता है हमारा, जी हाँ, एक तीसरा विकल्प जो हमारा होगा, वो विकल्प हमारा क्या होगा? जी हाँ, वो विकल्प हमारा क्या होगा? तत्परता का विकल्प। प्रभाव मतलब इफेक्ट। मान लीजिए किसी कार्य को आप करते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे आप कुछ ऑर्डर करते हैं और आपको खाने के बाद वो चीज बहुत ही अच्छी लगती है, तो क्या हो जाएगा? जो बॉन्ड बनेगा ना, जी हाँ मित्रों, जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और अभ्यास करते रहेंगे तो चीजें और बढ़िया हो जाएंगी। और फंडामेंटल क्या होता है? तत्परता का। और ये सारी बात कही है किसने? किसने कही है? थॉर्नडाइक महोदय ने कही है। किसने कही है? थॉर्नडाइक ने कही है। पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग था, जिसको कि हम क्या कहते हैं? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जी हाँ, चूहे पर किया था। और वॉटसन जो क्या है? हमारे व्यवहारवादी हैं। क्या है फ्रेंड्स? वॉटसन, जी हाँ, जेबी वॉटसन व्यवहारवादी हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले एक ऐड कॉमर्शियल कंपल्शंस। यूपी SSSC वीडियो ग्रामीण विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिलने वाली हैं। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? जी हां, क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? क्लासिकल कंडीशनिंग की चर्चा हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्लासिकल कंडीशनिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। बताइए, बताना नहीं पड़े, बोलना नहीं पड़े, फटाफट बताइए क्विकली। किसी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये किसका है? इवॉव पावलोव का है। किसका है? पावलोव का है। किस पर किया था? डॉग पर किया था। एक घंटी होती थी, एक क्या होती थी? घंटी होती थी। लार देखते थे, है ना। जी हाँ, जो भोजन के लिए जैसे ही उसको बजाया जाता था तो लार टपकने लगती थी। धीरे धीरे देखा गया कि अगर केवल घंटी बता दी जाए तब भी लार टपकने लगती थी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर है। स्किनर का जो आप जानते ही हैं क्रिया प्रसूत। कोहलर की बात करेंगे तो ये कहां के थे? ये गेस्टाल्टवादी थे। और इनका सूज का सिद्धांत है, जो कि सुल्तान नामक चिंपैंजी में इन्होंने किया था। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़िए, बढ़िया सा प्रश्न है, लंबा चौड़ा सा प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, ग्रुप डिस्कशन और सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। क्या करती है? जी हाँ, मोटिवेट करती है। क्या करती है? मोटिवेट करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारी, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना नहीं। ये इस तरह से क्या होता है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। क्योंकि देखो, हर वक्त शिक्षक का केवल एक ही काम है कि वो बच्चे को मोटिवेट करता रहे और उसकी सक्रियता को कितना बढ़ा सकता है इस विषय पर अपना क्या करे? ध्यान केंद्रित करे। जी हाँ, क्या करे? अपना ध्यान केंद्रित करे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सक्रिय भागीदारी। क्या करे? सक्रिय भागीदारी की चर्चा हम यहां पर करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ, एनसीईआरटी लगता है अगर स्थापना देखें तो 1961। एनसीईआरटी शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित, इसको चेक कर लीजिएगा, निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग। जी हाँ, म्यूचुअल, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन, है ना। और स्वच्छता तो चाहिए ही। अब जैसे हमारे देश में देखिए,
इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, चुनाव भी आ गया है, अनंत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन एक मुद्दा मुझे बहुत रेलेवेंट लगा। इस बीच में जब मैं देखता हूं, आप कहीं भी चले जाइए, तमाम रोडें बन गई, सब चीज बन गया, बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन आज की डेट में भी एक मूल समस्या देश में बहुत बड़ी है। और देखिए, आप देखिए, जब आप बीमार होते हो ना दोस्तों, तो और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। लेकिन आज देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्या होता है, अस्वस्थ होता है, तो उससे पूछिए कि जीवन क्या होता है। अगर क्या होता है, वो अस्वस्थ है। अब अस्वस्थता का मूल कारण क्या है बच्चों? बीमारियां हैं। क्या है? बीमार होना है। और एक छोटे से प्रयास से लगभग बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। तो उसमें क्या है, जैसा कि समग्र स्वच्छता अभियान चला, बिल्कुल ठीक बात है, सफाई रखना है, लेकिन सफाई रखने में एक मूल चीज की और बात करनी है कि चाहे कोई कॉलोनी हो, कोई जिला हो, एक नेशनल प्रोग्राम यह होना चाहिए कि कहीं पर भी सीवेज जो नालियां हैं वो खुली ना रहें। क्योंकि नालियां खुली रहेंगी तो एक तो वहां पर क्या होगा, गंदे मच्छर होंगे, फिर वो काटेंगे, फिर वो व्यक्ति मरेगा, उसके परिवार को कितना दुख होगा, राष्ट्र को कितनी क्षति होगी। ये सब क्यों होता है? इससे होता है। तो कुल मिला के अगर नालियां केवल ये एक अभियान चल जाए कि कोई भी देश में नाली खुली न रह जाए, सब अंडरग्राउंड सिस्टम हो जाए सीवेज का, तो बहुत सारी बीमारियां, चीजें हम बदल सकते हैं। जी हां, तो कुल मिला के उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कक्षा में प्रभावकारी अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय, तो कैसी रचना करनी चाहिए? सहयोगिक करनी चाहिए। किसकी बजाय? प्रतिस्पर्धिक के बजाय। एक दूसरे को क्या करें? एक दूसरे को सहयोग करें, कोऑपरेशन करें। क्या करें? कोऑपरेशन करें, ना कि प्रतिस्पर्धा करें। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुने, बिल्कुल गलत हो गया। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ठीक है, पर कोई विशेष बात नहीं है। सीखने वाले व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि ये सबसे बेस्ट क्या है, वो अपने से छूटेगा। यह सीख देना कि वह क्या सीखना चाहता है और वह कैसे सीखना चाहता है, दोनों ही चीजें। वो क्या सीखना चाहता है और वो कैसे सीखना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण नहीं है? जी हां, नहीं है। तो बार बार वही बात आ जाएगी, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। पढ़िए कौन सा होगा बताइए। देखता हूं कितने लोग सही आंसर करते हैं। और बताइए, इलेक्शन की तैयारी वगैरह कैसी चल रही है आपकी? किसको वोट देने वाले हैं? आप सभी लोग कहां से हैं? ठंडियों में अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? जी हां। तो अगर नहीं पूछा है तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित अगर करेगा तो कुछ भी ऐसा एक्टिवली वो नहीं सीख पाएगा। जी हां, तो तीसरे का हमारा सही विकल्प क्या होगा? सी होगा। अवेलेबल हैं यूपी लेखपाल, हिंदी इंडिविजुअल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट और सुपर टेट के बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत कैसे सीखा जाता है, लर्निंग कैसे होती है संकेत अधिगम की अगर हम चर्चा करते हैं तो? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो जी हां, क्या होता है? पारंपरिक अनुकूलन होता है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एडाप्टेशन। क्या होता है? कन्वेंशनल एडाप्टेशन। कन्वेंशनल एडाप्टेशन। कैसी बात करते हैं? कन्वेंशनल एडाप्टेशन की चर्चा हम करते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, जानना चाहता है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है? अब अधिगम की कठिनाइयां जानना है तो क्या करेगा?
किस लिए जानना चाहता है कि उनकी कमियों को क्या करे? क्या करे? समाधान दे। क्या करे बताइए? समाधान किस प्रकार से प्रस्तुत करे, ये उसकी मूल बात है। जी हां, तो मतलब नैदानिक निदान कैसे किया जाए इस चीज पर वो जोर देता है। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बात आ गई है गणित में। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अब देखो क्या होता है, जब हम गणित विषय पढ़ते हैं तो हमको क्या चाहिए होते हैं? सवाल, जो प्रश्न हैं उनके आपको चाहिए होते हैं हल, अर्थात उनके आपको चाहिए होते हैं क्या? सॉल्यूशन। क्या चाहिए होते हैं? सॉल्यूशन। तो यहां पर निदानात्मक ही होगा, मतलब कि आपको उसका सही जवाब दिया जाए, यही होगा मूल हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न लगता है गायब है। 35वें में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण है? अब क्या करने वाले हो? किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर किसी शोध को बहुत ज्यादा किया जाता है तो वो शोध है हमारा क्रियात्मक शोध। तो बताइए, सबसे पहले चिंतन करेंगे, अवलोकन करने लगोगे, क्रियान्विति करोगे। सिंपल सा यार। सबसे पहले क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, फिर इंप्लीमेंटेशन करोगे। क्या करोगे? फिर इंप्लीमेंटेशन करोगे, फिर असेसमेंट करोगे, और लास्ट में क्या करोगे? थिंकिंग आएगी। जी हां, कोई भी समस्या ले लो ना आप। मान लीजिए आपकी गाड़ी क्या है? खराब हो गई है। क्या हो गई है? आपकी गाड़ी खराब हो गई है। तो अब उसको सही करने की पहले आप मेंटल क्या करेंगे? प्लानिंग, योजना बनाएंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, फिर उसका असेसमेंट करेंगे, तब आएगी थिंकिंग। PEAS नहीं, PEATH। क्या हो जाएगा? PEATH की बात हम यहां पर करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक अनुसंधान में 4 चरण होते हैं, इनका अनुक्रम क्या है? तो फिर से वही बात आ गई। योजना, निरीक्षण कट गया, प्रतिबिंबित, सीधे काटा करो। योजना के बाद क्या करोगे? प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, असेसमेंट, प्रतिबिंबित। तो मतलब योजना बनाओगे, क्रियान्वयन करोगे, निरीक्षण करोगे, नेचुरली आंसर आएगा यार। उसको बहुत कुछ भी रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पहला हो जाएगा सही जवाब। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हमारा बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज आपको साथ में मिलेंगी। ऐड देना हमारी एक कॉमर्शियल कंपल्शन है। आई होप कि आप सभी समझते जानते होंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का पहला सोपान क्या है? अरे भाई, किसी भी अनुसंधान का पहला क्या होगा? समस्या का चयन करना। समस्या का क्या करना? चयन करना कि प्रॉब्लम क्या है, तब तो कुछ करोगे। जी हां, इसके बाद रूपरेखा तैयार करोगे, परिकल्पना का निर्माण करोगे, प्रयोग करोगे। ठीक है, तो कुल मिला के पहला चरण क्या होगा हमारा? समस्या का चयन करना। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी हां, बताओ कौन सा कथन सत्य नहीं है? पढ़िए एक क्वेश्चन आप लोग और बढ़िया से इसका जवाब देने का क्या करिए? प्रयास करिए। तो क्रियात्मक शोध में याद रखिएगा, परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है, यह सत्य नहीं होगा। आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किया जाता है, बाकी चीजें की जाती हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? ये तो आप जान ही रहे होंगे। देखता हूं आप में से आज कमेंट के आंसर्स नहीं दे रहा हूं। आई होप कि टाइम वेस्ट ना हो, ज्यादा क्वेश्चंस करें, हमारा मेन ये एम है। तो क्या हो जाएगा? दृष्टि बाधित विद्यार्थी। कैसे? दृष्टि बाधित विद्यार्थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता
को कौन सा पद परिभाषित करता है? जी हां, कौन सा पद क्या करता है? डिफाइन करता है। जी हां, क्या करता है? डिफाइन करता है। तो कौन सा डिफाइन करता है? गणना दोष, है ना भाई। मैथ्स में और तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ एक काम करना है आपको, क्या कि आप गणना नहीं कर पा रहे। क्या कह रहे हैं? 62 गुणे लिखा है 6, तो आप पहले इधर का कर लेते हैं, इधर का बाद में करते हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप फोकस्ड होके संकल्प शक्ति को बढ़ाते हुए संपूर्ण सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज देता हूं वाणी को विराम, कल फिर मिलेंगे इसी समय तक, इसी समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।